हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम पैरेलल रेजोनेंस के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में पैरेलल रेजोनेंस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है, जिसमें हमने पूरा डेरिवेशन के एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जिसने लास्ट पैरेलल रेजोनेंस का डेरिवेशन नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देख के समझे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे आए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 इज a parallel circuit consists of a 2.5 microfarad capacitor and a coil whose resistance and inductance are 15 ohm and 260 millihenry respectively। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमें दिया है जिसमें कैपेसिटर है और एक कॉइल है, दोनों पैरेलल में है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन का सर्किट बनाएंगे तो क्वेश्चन का सर्किट कुछ इस तरह का दिखेगा। एक कॉइल है आपके पास जिसमें इंडक्टर है, रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल में लगे हैं। राइट, तो पैरेलल में लगाने के बाद हमारे पास एक सप्लाई होगी जो सर्किट में कनेक्ट होगी। दिस इज द सप्लाई V एंड F फ्रीक्वेंसी की। ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू दी गई है 15 ओम। यहाँ पर जो इंडक्टेंस है वो दिया है 260 मिली हेनरी एंड द कैपेसिटर इज गिवन एज 2.5 माइक्रोफैराड। ये सारी वैल्यूज आपको दी गई है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? सबसे 1 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता ही है। What is the formula of resonant frequency? In a parallel resonance, resonant frequency Fr is equals to 1 upon 2 pi under root of 1 upon LC minus of R square upon L square। ये फॉर्मूला होता है हमारा पैरेलल रेजोनेंस के केस में फ्रीक्वेंसी का। तो वैल्यूज को पुट करते हैं 1 upon 2 pi under root of 1 upon L, that is 260 मिली हेनरी। तो 260 into 10 to the power minus 3 multiplied with C हमें दिया है 2.5 माइक्रोफैराड। तो 2.5 into 10 to the power minus 6 1 upon LC हो गया minus R that is 15 square upon L that is again 260 into 10 to the power minus 3 का होल स्क्वायर। राइट, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी that will be equals to 197 हर्ट्ज, जो कि हमारा आंसर होगा फर्स्ट केस का। ठीक है, सेकंड केस में हमसे पूछा है क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। सेकंड पार्ट, क्यू फैक्टर निकालना है। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है 2 पाई FRL अपॉन R। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई इंटू FR हमने कैलकुलेट किया है 197 इंटू L हमारे पास है 260 इंटू 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 15। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही है दैट इज इक्वल्स टू 21.45। देयर इज नो यूनिट ऑफ क्वालिटी फैक्टर, so the answer is 21.45। in the third case हमसे पूछा है डायनामिक इम्पीडेंस। डायनामिक इम्पीडेंस Z R that is equals to L upon CR। ठीक है, so 260 into 10 to the power minus 3 upon C है हमारे पास 2.5 into 10 to the power minus 6 into R है 15। सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 6933। यूनिट विल बी ओम। वाई यूनिट ओम? मैंने आपको बताया था कि L अपॉन CR में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट इज वाई ये एज ए यूनिट, इसका जो यूनिट है वो ओम कंसिडर किया जाएगा एंड इट इज इक्वल्स टू 6933 ओम्स। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जिससे हमने स्टार्ट किया यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C which results in resonance for the circuit shown in figure। सर्किट दिया हुआ है ये when frequency is 1000 hertz, यानी कि 1000 hertz पे रेजोनेंस आता है, इट मींस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एंड आल्सो फाइंड द क्यू फैक्टर ऑफ ईच ब्रांच। ये पैरेलल सर्किट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जनरल केस वाला पैरेलल सर्किट है जिसमें कैपेसिटर के साथ भी रेजिस्टेंस है और इंडक्टर के साथ भी रेजिस्टेंस है। राइट, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रेजोनेंस की कंडीशन को पुट कर सकते हैं। रेजोनेंस की जो कंडीशन अगर
हमने पुट की थी वो थी IL sin phi L is equals to IC sin phi C। अगर हमें याद हो कंडीशन तो होती IL sin phi L is equals to IC sin phi C, ठीक है, फॉर पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस का जो केस था जनरल केस, उसमें हमने ये चीज देखी थी कि अगर IL sin phi L और IC sin phi C दोनों बराबर हो जाते हैं तो पैरेलल रेजोनेंस अचीव हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यूज को पुट करना है। सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो अननोन होगा यहाँ पर वो C जो दिया गया है उसकी वैल्यू को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही हमारे पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन है, वो ये है कि हम दोनों पैरेलल ब्रांचेस का इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लें और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करें। या कि दैट मीन्स मान लीजिए कि RL ब्रांच का हमने Z1 ले लिया, RC ब्रांच का हमने Z2 ले लिया, तो Z1 और Z2 को पैरेलल सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी उसका इक्विवेलेंट आएगा, एज वी नो कि हमारे पास रेजोनेंस के केस में सिर्फ रेजिस्टेंस क्वांटिटी होती है, कोई भी रिएक्टेंस वाली क्वांटिटी नहीं होती। तो हमारे पास जो भी रिएक्टेंस वाली क्वांटिटी आएगी, अगर हम कॉम्प्लेक्स में सॉल्व कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स में जो भी इमेजिनरी वाला पार्ट आता है, वो इमेजिनरी पार्ट को अगर हम जीरो के इक्वेट कर देते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए Z इज इक्वल्स टू है R प्लस JX, ठीक है, तो इस केस में रेजोनेंस कब अचीव होगा, जब x का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब x जीरो होगा तभी तो Z इज इक्वल्स टू R होगा, यानी कि हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन अचीव होगी। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास तरीका है, वो है बाय यूजिंग एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है, यूजुअली एडमिटेंस इक्वल्स टू होता है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z। ठीक है, तो यूजुअली पैरेलल सर्किट्स में एडमिटेंस कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इंपिडेंस कैलकुलेट करने में आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। जैसे इसी केस में आप देख लीजिए, Z1 और Z2 को सॉल्व करने के लिए यू विल नीड टू डू सो मेनी कैलकुलेशंस, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब करना पड़ेगा। जबकि अगर एडमिटेंस के टर्म में आप करते हैं तो एडमिटेंस के टर्म में आप सिंपली लिख सकते हो कि अगर इसका एडमिटेंस Y1 है, इसका एडमिटेंस Y2 है, तो टोटल सर्किट का जो एडमिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा Y1 प्लस Y2 सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से आप बाय यूजिंग एडमिटेंस भी यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो एडमिटेंस मेथड अगर हम यूज करें, क्योंकि वो हमें सबसे ज्यादा आसान दिखाई दे रही है, तो एडमिटेंस मेथड को अगर यूज करें तो एडमिटेंस मेथड में आपके पास लेट अस सपोज ये ब्रांच नंबर 1 है और ये है ब्रांच नंबर 2, तो इसका एडमिटेंस हम लेते हैं Y1 को। Y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन Z हमें करना है, Z इसका है 4 प्लस J8, तो Y हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस J8। सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/4 होगा 0.05 माइनस 0.01 ऑफ J, यूनिट होती है सीमेंस। ठीक है, ये Y1 हो गया। Y2 को कैलकुलेट करेंगे, Y2 हमारा होगा 1 अपॉन 5 माइनस JXC। ठीक है, क्योंकि XC अननोन है तो 1 अपॉन 5 माइनस JXC होगा। उसके बाद हम क्या करें, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए हमें ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस JXC डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने के लिए हमारे पास माइनस जे होगा, तो जे और जे को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अगेन -1 मिलता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इट विल बिकम प्लस एक्स स्क्वायर। दैट विल गिव यू 5 अपॉन 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जे एक्स अपॉन 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टोटल जो एडमिटेंस हो गया वो हो गया Y1 प्लस Y2, दैट इज इक्वल्स टू 0.05 प्लस 5 अपॉन 25 प्लस XC स्क्वायर, ये रियल पार्ट है। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट में चलते हैं, प्लस J XC अपॉन 25 प्लस XC स्क्वायर माइनस 0.01, ये हमारा टोटल एडमिटेंस हो गया। ठीक है, इन जनरल जो एडमिटेंस का एक्सप्रेशन होता है, जैसे हम लिखते हैं Z इज इक्वल्स टू R प्लस JX, जिसमें R रेजिस्टेंस होता है, X हमारा रिएक्टेंस होता है। इसी तरह से Y इक्वल्स टू हम लिखते हैं G प्लस JB। ठीक है, हम लिखते हैं G प्लस JB, वेयर G इज इक्वल्स टू होता है कंडक्टेंस, G को हम कहते हैं कंडक्टेंस,
और B को कहते हैं हम ससेप्टेंस। ठीक है, G इक्वल्स टू कंडक्टेंस और B इक्वल्स टू ससेप्टेंस, वेयर B इज इक्वल्स टू 1 अपॉन X एंड G इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। ठीक है, सो जैसे हम यहाँ पर इम्पीडेंस के केस में कह रहे थे कि इम्पीडेंस में अगर हम इमेजिनरी वाले पार्ट को यानी कि रिएक्टेंस वाले टर्म को 0 से इक्वेट कर दें तो हमारे पास रेजोनेंस वाली कंडीशन अचीव हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से अगर एडमिटेंस वाले पार्ट में देखें तो एडमिटेंस वाले में भी अगर हम रियल पार्ट को छोड़ के इमेजिनरी पार्ट्स को 0 के इक्वेट कर दें तो भी हमें सेम रेजोनेंस वाली कंडीशन अचीव हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के केस में क्या होना चाहिए, ससेप्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ससेप्टेंस मस्ट बी 0। ठीक है, ससेप्टेंस क्या है हमारा, ससेप्टेंस है XC, सो XC अपॉन 25 प्लस XC स्क्वायर माइनस 0.01 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए XC माइनस 25 को 0.01 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2.5 माइनस 0.01 XC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है छोटी सी, ये 0.01 नहीं है, इट इज 0.1। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर भी इट इज 0.1 एंड इट इज 0.1, राइट। तो XC माइनस 2.5 माइनस 0.1 XC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और 0.1 XC स्क्वायर माइनस XC प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा XC इज इक्वल्स टू 5 ओम। आंसर आपको मिल जाएगा XC का। देन क्योंकि XC इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 2 पाई FC, तो फ्रॉम देयर C विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 1000 इंटू 5, तो C का आंसर आपको मिलेगा 31.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेराड और 31.83 माइक्रो फेराड। तो ये आपके पास आंसर आ गया जो हमने कैलकुलेट किया है किससे, एडमिटेंस मेथड से, क्योंकि एडमिटेंस मेथड यहाँ पर सबसे आसान था, राइट। हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसके अगर मल्टीपल अप्रोच हैं तो उनमें से जो इजीएस्ट वे है उसको हम सेलेक्ट करके सॉल्व करें क्वेश्चन को। ठीक है, तो C का वैल्यू आ गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द Q फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल ब्रांच। तो सबसे पहले Q फैक्टर ऑफ RL ब्रांच, RL ब्रांच का Q फैक्टर क्या होगा, XL अपॉन R यानी कि ओमेगा L अपॉन R। ओमेगा L है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय R हमारे पास है 4, इट विल बी इक्वल्स टू 2। सिमिलरली Q फैक्टर ऑफ RC branch, it will be 1 upon omega C R, that is 1 upon omega C होता है हमारा XC, जिसका वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया था, XC is equals to 5 ओम था, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 अपॉन R, R हमारे पास है 5, 1 अपॉन 5 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ये आ गए हमारे दोनों ब्रांच के Q फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल ट्यून्ड सर्किट शोन इन फिगर एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 किलोहर्ट्ज एंड फॉर बैंडविड्थ ऑफ ऑपरेशन इक्वल टू 20 किलोहर्ट्ज। तो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 किलोहर्ट्ज, दैट इज इक्वल्स टू 500 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। दूसरा आपको बैंडविड्थ दिया हुआ है 20 किलोहर्ट्ज,
that is 20 into 10 to the power 3 hertz. ऑल्सो रेजिस्टेंस आपको पता है 5 ओम है, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको पता है। अब बैंडविड्थ का एक फॉर्मूला होता है, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2 पाई एल, ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर आप देखें आपको बैंडविड्थ और आर ये दोनों चीजें पता है, यानी कि एल हम यहां से निकाल सकते हैं। दिस विल गिव यू एल इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2 पाई इंटू बैंडविड्थ, that is equals to 5 upon 2 pi into 20 into 10 to the power 3, right। बैंडविड्थ आपको आ जाएगा 39 into 10 to the power -6 हेनरी। तो ये आ गया आपके पास इंडक्टेंस का वैल्यू 39 into 10 to the power -6 हेनरी। नाउ वी हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है वो होगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इस फॉर्मूले आप देखेंगे कि आपको सिर्फ सी की वैल्यू अननोन है, बाकी सब वैल्यूज हमें पता है। तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। एफ आर हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है सी का वैल्यू, ठीक है। तो सी की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, तो हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। वी हैव एफ आर एज 500 into 10 to the power 3 is equals to 1 upon 2 pi under root of 1 upon L, that is 39 into 10 to the power -6 into C minus R square, that is 5 square upon 39 into 10 to the power -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे सी के लिए, क्या मिलेगा। सी हमारा यहां से आएगा C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9.87 into 10 to the power 12 into 39 into 10 to the power -6। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, एंड सिंप्लीफाई करके हमने सीधे कैपेसिटर के वैल्यू के टर्म में सॉल्व किया है। आप लोग इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करके देखिएगा तो आपको यही मिलेगा। सी का वैल्यू आ जाएगा 2 into 10 to the power 9 -9 फैराड, ठीक है। ये आपका सी आ गया। अब चूंकि आरएलसी हमारे पास तीनों है, नाउ वी कैन कैलकुलेट द सर्किट इम्पीडेंस। सर्किट इम्पीडेंस Z इज इक्वल्स टू ZR से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको L अपॉन CR, ठीक है। L आया है हमारा 39 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power -9 into R5, ये आ जाएगा 3900 ओम और 3.9 किलो ओम, ठीक है। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं पैरेलल रेजोनेंस के केस में, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चंस ये नहीं होते हैं, क्योंकि रेजोनेंस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग डायरेक्टली फॉर्मूला, ठीक है। आपको बस उसमें ये देखना होता है कि आपको क्या गिवन है, क्या निकालना है और किस फॉर्मूले का यूज आपको करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अगर आप सही फॉर्मूले को नहीं डिसाइड कर पाते हैं तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी, सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको समय ज्यादा लगेगा, आप गलत कर सकते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है, राइट। तो आपके पास अगर कोई भी टेक्स्ट बुक है तो उसके कुछ क्वेश्चंस और करने की आप कोशिश करिए। आपके पास अगर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं रेजोनेंस से रिलेटेड, उनको करने की कोशिश करिए। और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन को करने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, राइट। सो दिस इज with these questions, रेजोनेंस का जो टॉपिक है इंक्लूडिंग सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस, उसको हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे उस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, राइट। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।